हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हमारी सीडीपी की क्लास नंबर 13 है। आज हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संबंध में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसने संविधान में 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। 2002 में हमारे संविधान में 46वां संविधान संशोधन किया गया। किस लिए? ताकि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। देश ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हम शॉर्ट में RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। इसके बाद यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। दोस्तों, आज हमारा जो देश है वो विकासशील देश है। ऐसे में हम सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो शिक्षा है वो बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसलिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा की गारंटी प्रदान की गई है। विकलांग बच्चों को ये 6 से 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसमें ये कहा गया है, भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 4 अगस्त 2009 को इसको मंजूरी मिल गई, लेकिन ये अप्लाई कब से हुआ? ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये जो एक्ट है RTE 2009, ये क्या करता है? ये बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसके आधार पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि जो इनको फॉलो नहीं करेगा उन पे क्या होगा। तो इसमें है, स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आप बच्चे को इसलिए नहीं इनकार कर सकते प्रवेश देने से कि प्रवेश की तिथि निकल गई है। जब भी बच्चा जाए, आपको उसका एडमिशन अपने स्कूल में करना ही है। बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं विद्यालय में नहीं दी जाएंगी। बच्चों को किसी भी शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की आप दंड नहीं दे सकते। पहले जो मारने की प्रथा थी, बहुत लोग उसका विरोध करते हैं, बहुत लोग उसके पक्ष में हैं, लेकिन कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, उन्हें प्यार से समझाइए। वो जो सीख के आए हैं उसके आधार पर आप नए नॉलेज को बिल्ड करिए। बच्चे वो धीरे धीरे करके सीखेंगे। आप उन्हें मारिए नहीं, किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक यातनाएं आप उन्हें मत दीजिए। कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी, मतलब कि प्रवेश के नाम पे मान लीजिए बच्चा लेट हो जाता है तो आप उससे किसी भी प्रकार का कैश नहीं लेंगे कि आपको पढ़ाने के लिए, कि हम जैसे लेट हो जाता है तो कुछ स्कूल क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि कुछ कैपिटेशन फीस चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा वो चार्ज करते हैं, तब आपके बच्चे को एडमिशन देते हैं। शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो टीचर है वो जो ट्यूशन निजी ट्यूशन जो है वो नहीं पढ़ाएंगे। बहुत से जो स्कूल के टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स पे ये अप्लाई होता है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो स्कूल में तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, साथ में ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ट्यूशन में जो बच्चे उनके आते हैं वो उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए कि बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, इसलिए जो टीचर्स हैं उनका जो निजी ट्यूशन है वो देना बंद कर दिया गया है। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है, मतलब जो बिना जिन स्कूलों को गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं प्रदान की है वो स्कूलों को चलाना मना किया गया है। कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या, अब इसके आधार पे कुछ कार्य दिवस डिसाइड किए गए हैं कि किस क्लास के बच्चों को कितने कितने समय तक आपको पढ़ाना है। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस, मतलब 200 दिन आपको कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे को जरूर पढ़ाना है। और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे को 220
कार्य दिवस, मतलब 220 दिन उन्हें टीचिंग आपको करनी है। और संस्थागत जो कार्य घंटे हैं वो डिसाइड किए गए हैं कि मतलब जो एक कोई संस्था है, जो जहाँ स्कूल है जो मान लीजिए, तो वहाँ पे कितने घंटे का शैक्षिक कार्य होना चाहिए। तो एक कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 संस्थागत घंटे, मतलब कि आपको 800 घंटे हर साल 800 घंटे कम से कम आपकी जो संस्था है वो खुली होनी चाहिए, और उसमें टीचिंग के कार्य होने चाहिए। मतलब इसमें कुछ आप जो तैयारी करते हैं, पढ़ाने की तैयारी जो टीचर्स करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 संस्थागत घंटे, मतलब 1000 घंटे जो प्रिपरेशन होती है वो आपका स्कूल जो है कम से कम इतने दिन खुलना चाहिए, इतने घंटे तो आपका स्कूल खुले ही। शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे तैयारी सहित 45 घंटे न्यूनतम डिसाइड किए गए हैं। मतलब शिक्षकों के लिए क्या डिसाइड किया गया है? शिक्षकों के लिए डिसाइड किया गया है कि शिक्षक जो है हर हफ्ते प्रत्येक सप्ताह कम से कम 45 घंटे तो पढ़ाएं बच्चों को। मतलब इसमें इसमें जो टीचर जो है वो जो तैयारी करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं या कैसे उन्हें बच्चों को पढ़ाना है उसके बारे में कुछ प्रिपेयर करते हैं, जो उसको भी शामिल किया गया है। तो 45 घंटे एक टीचर को अपने बच्चों को देना है उस तैयारी के साथ ही, और क्लास में जो टाइम स्पेंड करेंगे उसको भी लेके। इसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीईआरटी द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में से एक है। यह शिक्षा बिना बोझ पर बल देती है। ये एनसीएफ 2005 क्या कहता है? ये कहता है कि जो बच्चे हैं उन पे हमें बोझ नहीं डालना चाहिए, बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ। उन्हें ऐसा ना हो कि छात्र जो है वो बैग के भारी बोझ के नीचे दब जाए। हमें ऐसा नहीं करना, हमें बच्चे को ज्ञान प्रदान करना है, उन्हें बैग ढोने वाला नहीं बनाना है। उन्हें ऐसी हमें लर्निंग देनी है कि वो ज्ञान का खुद से निर्माण कर सके, उनमें ये एबिलिटी आ सके कि वो नई चीजें सोच सके, उनमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी डेवलप हो सके। और इसके लिए एनसीएफ ने जो 7 शिक्षक और छात्र का कुछ रेशियो बनाया है। जैसे प्राथमिक स्तर पर क्या है कि एक शिक्षक 30 छात्र, मतलब 30 छात्र पे एक शिक्षक का प्राथमिक स्तर पर होना जरूरी है। और माध्यमिक स्तर पर एक छात्र पे 35 छात्र पे एक शिक्षक। और अगर 40 छात्र हो जाते हैं, यदि 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो क्या होगा? एक 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 टीचर जो है, मान लीजिए किसी स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 बच्चों पर एक टीचर को कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल तो देखते पूरी भरमार रहती है और टीचर्स का कुछ अता पता नहीं रहता। इसमें कहा गया है कि यदि 150 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो 4 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होंगे। इसीलिए जैसे यहाँ कहा गया ना कि अगर 200 से ज्यादा हो जाते हैं बच्चे आपके, तो आप एक टीचर को 40 बच्चे दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर किसी विद्यालय में 150 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पे 4 शिक्षक रहेंगे और एक प्रधानाध्यापक। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत देता है जिसके आधार पर ये कहता है कि चलना चाहिए। ज्ञान को स्कूल से के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। मतलब ये कहता है कि हमें बच्चों को इस तरह का ज्ञान प्रदान करना चाहिए कि जो उन्हें उनकी बाहरी दुनिया से जोड़ सके, क्योंकि बालक को जीवन पर्यंत समाज में ही रहना है, उसको बाहर में, इस विद्यालय में उसको नहीं रहना है। विद्यालय में वो कितने साल रहेगा? जब तक वो टीचिंग पढ़ रहा है तभी तक। हाई स्कूल, इंटर, मान लीजिए ग्रेजुएशन किया, उसने पीजी किया, लेकिन उसके बाद तो उसको अपना पूरा जीवन समाज में ही गुजारना है। और इसमें भी क्या, कुछ घंटे ही बच्चे जो है वो विद्यालय में रहते हैं, पूरा दिन तो नहीं रहते। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें दुनिया में ही रहना है, उन्हें समाज में ही रहना है। तो हमें उनको ऐसा ज्ञान प्रदान करना चाहिए जो उनके बाहरी जो जीवन है उनका उससे जुड़ा हुआ हो। और पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। मतलब
बच्चों को सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाना है, उन्हें इस तरह से बनाना है कि वो खुद सोच सके, खुद उसमें सही तर्क वितर्क करने की क्षमता आ सके, वो ज्ञान का संश्लेषण विश्लेषण कर सके, वो समझ सके कि चीजें क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। वो अच्छे से ये सही गलत में अंतर कर सके, ज्ञान का क्रिएटिविटी उनमें डेवलप हो, वो नया कुछ सोचे, नए ज्ञान का सृजन करें। हमें ऐसा बनाना है, उन्हें रट्टू तोता नहीं बनाना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, मतलब हमें ध्यान देना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना रहे। हमें बच्चों को किताबी ज्ञान से इतर, मतलब उनके ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो उन्हें समाज में एक अच्छा नागरिक बनने में, एक अच्छा नागरिक बनने में उन्हें मदद करे। हमें ऐसी शिक्षा बच्चों को प्रदान करनी चाहिए जो एक अच्छा इंसान बनाए, उन्हें अच्छा अच्छा नागरिक बनाए, उन्हें उनमें मोरल जो नैतिकता है उसका विकास करे, वो अपना सही गलत अब खुद स्वयं निर्णय लेने में वो सक्षम हो सके। हमें अपनी पाठ्य पुस्तक तक ही उन्हें केंद्रित नहीं रखना है, उन्हें इस योग्य बनाना है कि वो सही गलत का विभेद कर पाए, अपने निर्णय वो स्वयं ले पाए और उनमें सृजनात्मकता विकसित हो सके। कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए, मतलब जो कक्षा कक्ष की हमारी गतिविधियां हैं उन्हें सिर्फ पढ़ाई से नहीं जोड़ना है, कुछ अलग अलग एक्टिविटी करानी है और उसे लचीला बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर देना है आपको, मतलब रटा दिया सिर्फ आपको जाना है और पेपर लिख के आना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे लचीला बनाया जाना चाहिए और बच्चों को हर तरह से, मतलब उनको खेलने पर भी हमें जोर देना चाहिए, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करना आनी चाहिए, आर्ट की प्रतियोगिताएं होगी, डांस कंपटीशन हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो, जिससे उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो सके। हमें इस तरह से बच्चों को डेवलप करना चाहिए, उन्हें इस तरह की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हमें ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए ताकि वो उनमें जो है अपने राष्ट्रीय जो महत्व है, जो हमारे जो राष्ट्रीय मूल्य हैं वो उन्हें समझ सके, उनमें उनकी आस्था हो, मतलब वो उसमें विश्वास कर सके। जिन्होंने हमें आजादी दिलाई वो उनके प्रति आदर की भावना उनमें विकसित हो। हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, उनका वो आ, आ, सम्मान करें और उन्हें अपनी आगे वाली पीढ़ी को प्रदान करें। हमें उन्हें ऐसा बनाना चाहिए कि वो जो है, जो हमारा राष्ट्र है उसके निर्माण में एक मतलब सक्रिय भागीदारी निभा सके, वो हमारे राष्ट्र के निर्माण में अच्छा अच्छा योगदान दे सके। ऐसा ना हो कि हमने उन्हें सिखा दिया, वो सिर्फ जो है किताबी ज्ञान उन्हें पता है, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, उन्हें ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ लिए हैं लेकिन उन्हें अपने राष्ट्रीय जो मूल्य हैं उनके बारे में नहीं पता, किसी का किस तरह से आदर करना है। उनमें नैतिकता के साथ साथ राष्ट्रीय मूल्य जो हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं वो उनमें भी उनको वो समझ सके, उनमें उसका विकास हो सके। उसके बाद है हमारा आता है कि लिंग, जो लिंग है मतलब जेंडर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है जिसपे सभी को बात करना चाहिए। तो ये यहाँ पे लिंग मतलब हिंदी में अगर आप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो आपको दोनों याद करना है कि एक होता है जेंडर और एक होता है सेक्स। जो जेंडर होता है उसका मतलब हिंदी में दोनों का मतलब लिंग होता है, लेकिन जो जब आप इंग्लिश में जाएंगे तो एक होता है जेंडर और एक होता है सेक्स। तो जेंडर जो होता है वो सामाजिक है, मतलब कि जो महिला है और जो पुरुष है उसको हम किस फ्रेम में देखते हैं। हमारे यहाँ जो भारतीय जो मान्यता है उसमें एक महिला है जो वो परिवार को संभालती है, घर के काम करती है, और जो पुरुष है वो बाहर से जीविकोपार्जन के लिए धन कमा के लाता है। लेकिन ये क्या है, ये हमारे समाज ने बना दिया है। ऐसा नहीं कि इसका उल्टा नहीं हो सकता, इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो पुरुष हैं वो घर को देखभाल कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, और जो महिला है वो बाहर काम करने जा रही हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सोशलाइजेशन इस तरह से हो गया है। तो जो जेंडर को जो सामाजिक तौर पे जो प्रदर्शित किया जाता है उस वो जो है वो हमारा जेंडर है, यानी लिंग। हिंदी में दोनों लिंग है। और जो सेक्स होता है वो हमारा जैविक
मतलब कि दो गुणसूत्र मिलके यक्स एक्स और यक्स वाई, यक्स यक्स और यक्स वाई मिलके ये बॉयज का हो गया, और यक्स एक्स जो है वो गर्ल। ये जो हमारा जो बायोलॉजिकल है वो डिसाइड करता है कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा। और ये क्या है, ये हमें एक महिला और पुरुष मतलब एक समाज जैसा हमें प्रदर्शित करता है, वो बनाता है। और एक होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है कि लिंग रूढ़िबद्धता, मतलब समाज में जो व्याप्त, मतलब को पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक क्रियाएं एवं कुरीतियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप में स्थानांतरित होती रहती हैं। मतलब कि ऐसी कुछ कुरीतियां हैं, ऐसी कुछ सामाजिक क्रियाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसी तरह से चली आ रही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इनकी सामाजिक उपयोगिता न होते हुए भी वर्ग व समुदाय इसको मान्यता प्रदान करता है। अब इसकी कोई सामाजिक उपयोगिता नहीं रह गई है, ये अब जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। जो भी कारण हो, हम कारणों पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। जेंडर जेंडर स्टीरियोटाइप वो है कि कुछ जो कुरीतियां हैं, कुछ जो सामाजिक क्रियाएं हैं जिनका आप कोई यूज नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, अगर वो खत्म हो जाए तो भी हमारे समाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोग उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित कर रहे हैं, उन्हें उसी तरह ले आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का अब इस मॉडर्न टाइम में कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग दहेज लेने में और देने में बहुत इंटरेस्ट, मतलब एक अपना स्टेटस सिंबल इसको समझ लेते हैं, तो इसलिए वो लोग इसे लेके आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई यूज अब समाज में रह नहीं गया है। समाज में पहले से चली आ रही मान्यताओं को मान लेना ही लिंग रूढ़िबद्धता है। मतलब अब इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लड़की के जो माता पिता होते हैं वो लड़कियों को बोझ समझने लगते हैं, वो उन्हें सोचते हैं कि इन्हें पालने से अच्छा है कि इन्हें मार दिया जाए। तो ये क्या है, ये सब हमारे समाज में व्याप्त कुछ बुराइयां हैं जिन्हें हमें कायदे से तो दूर करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो चीजें चली आ रही हैं हमें बस ये समझना है कि लिंग रूढ़िबद्धता क्या है। इसके बाद है जेंडर बायस यानी लैंगिक विभेद, मतलब कि बालक बालिका में वो स्त्री पुरुष में जो हम भेद करते हैं वो है जेंडर बायसनेस। बालक व बालिकाओं में व्याप्त लैंगिक असमानता, इसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा में एवं पालन पोषण में बालकों से कम रखा जाता है। लैंगिक विभेद क्या है, मतलब इंडिया में देखा जाए तो बालिकाओं के साथ, मतलब जो गर्ल्स हैं, गर्ल चाइल्ड है, उनके साथ जो विभेद होता है, जो उनके साथ जो बायसनेस होती है, जो उनके साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है, हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे। हमारे समाज में इंडिया में जो बालक होता है उसे ये माना जाता है कि वो हमारी पीढ़ी को आगे ले जाएगा, वो हमें मुखाग्नि देगा। तो इसलिए लोग जो बच्चा है, जो बॉय है, बॉय चाइल्ड को वो उसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसकी वजह से वो बालकों को, वो बालिकाओं को वो सोचते हैं कि ये इनका लालन पालन हम अगर इनको इनके ऊपर खर्च करेंगे ज्यादा तो ये कल को दूसरे घर चली जाएंगी, तो वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो लड़का है वो उन्हीं के घर में रहेगा, वो उसे उनको अच्छे से खिलाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं इस वजह से, और लड़कियों को नजरअंदाज करते हैं। वो उनका पालन पोषण सही से करते हैं, उन्हें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, जितना उनसे हो सकता है वो उसे देते हैं। और बालिकाओं के मामले में वो थोड़ा सा कम, वो ये सोच लेते हैं कि हमें इससे इन्वेस्ट करने का मतलब है बेकार करना, क्योंकि कल को ये दूसरे घर चली जाएगी, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये क्या है, ये लैंगिक विभेद है। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके क्लास में एक लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, तो आपको एक टीचर के हिसाब से आपको जेंडर बायसनेस, मतलब आपको पूरा जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब आप किसी भी जेंडर को, ना ही बॉय को ना ही गर्ल को, किसी को भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए जेंडर पैरिटी यानी लिंग समता, लिंग के आधार पर भेदभाव या असमानता का अभाव,
मतलब जेंडर पैरिटी क्या है या लिंग समता क्या है कि लिंग के आधार पर किसी से भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्लास में जो होगा वो लड़की भी होंगी और लड़के भी होंगे, तो हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। इसके लिए हमारी जो अपनी लैंग्वेज है, हमारे जो हाव भाव हैं, उनमें हमें डिफरेंस करना, मतलब उनमें सुधार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम जो कैमरा मैन बोलते हैं उसमें क्या है, मैन आ जाता है, तो हमें इसकी जगह कैमरा पर्सन का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें जो है गर्ल और बॉय दोनों आ जाते हैं। तो हमें ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए जो कि जेंडर न्यूट्रलिटी को दर्शाते हो, ना कि वो किसी विशेष जेंडर को प्रमोट करते हो। जैसे चेयरमैन की जगह हम चेयर पर्सन यूज कर सकते हैं। या मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, या जब मान लीजिए कोई फीमेल टीचर है, तो वो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ गर्ल्स की तरफ ही ज्यादा देख रही हैं, या उनका जो आई कांटेक्ट है सिर्फ गर्ल्स से हो रहा है, बॉयज से नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, वो निग्लेक्टेड फील करेंगे। तो एक टीचर के हिसाब से आपके लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों बराबर हैं, तो आपको किसी में भी भेद नहीं करना चाहिए, आपको बराबर से दोनों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हाँ, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होती है कि बच्चे को केंद्र में मानकर, मतलब बच्चा ही सब कुछ है। एक शिक्षक के लिए बच्चा ही सब कुछ है। एक शिक्षण संस्थान के लिए बच्चा ही सब कुछ है। बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम बच्चे के लिए नहीं। बच्चा जो है उसके लिए हमने सिस्टम को बनाया है, सिस्टम के लिए बच्चों को नहीं बनाया गया है। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। आज क्या है कि आज ये ध्यान दिया जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो, हम इस पर ध्यान देते हैं। उनका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है हम उस पर ध्यान देते हैं। उनमें क्रिएटिविटी आए, उनमें नॉलेज मतलब ज्ञान का वो बोधात्मक कौशलात्मक, हम सभी प्रकार के उनमें गुणों को डेवलप करना चाहते हैं। गिजुबाई वेदका और जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। जॉन डीवी जो है वो और गिजुबाई वेदका जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका समर्थन किया है। जॉन डीवी ने एक प्रगतिशील विद्यालय खोला था 1896 में। इनके स्कूल को यूनिवर्सल एलिमेंट स्कूल और लैब स्कूल कहा गया है। ये शिकागो में इन्होंने खोला था। प्रगतिशील विद्यालय ने इनके विद्यालय को कहा गया है 1986 में। गया है, इनको लैब स्कूल भी कहते हैं या यूनिवर्सल एलिमेंट स्कूल भी कहते हैं। इसमें क्या था कि वो बच्चों को उनकी जो रुचि है या जो उनका जो प्ले है वो मतलब किताबी ज्ञान उनको ना देके उनको एक्टिविटी करवा के लैब की तरह, जैसे एक होता नहीं बच्चे शोध करके सीखे, इस तरह से उन्होंने उस स्कूल को डेवलप किया था शिकागो अमेरिका में। बालक को शिक्षित करते समय शिक्षक को बालक के संबंध में उसकी रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि जब आप किसी बालक को शिक्षित करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसकी जो रुचि है, वो किस उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी कितनी योग्यता है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, इस बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तभी आप बच्चे का संपूर्ण विकास कर सकते हैं, तभी आप बच्चे को सही शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। आपको बच्चे की रुचि के बारे में नहीं पता है, उसे उसे मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। उसे जिस चीज में इंटरेस्ट है जब आप उसे पढ़ाएंगे तो वो क्या है, वो उसमें और अच्छा करने की कोशिश करेगा। उसका प्रदर्शन जो है, क्योंकि वो मन से पढ़ेगा, वो रुचि के साथ पढ़ेगा, जो उसकी जो मोटिवेशन है उसकी, वो इंटरनल मोटिवेशन जब होती है तो इंसान जो है वो अच्छा कार्य करता है। मतलब वो मन से जब कार्य करेगा तो उसमें अच्छा गेन करेगा। क्योंकि शिक्षा का यह उद्देश्य होता है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का ये उद्देश्य होता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। अतः शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। क्योंकि हम बच्चों में के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए जो शिक्षा है वो उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, वो
उस समय खेलना पसंद करते हैं। आप उन्हें किताब की तरफ ले आएंगे तो वो नहीं, उन्हें खेल के साथ कुछ सिखाइए, आप उनको ऐसा करिए आप कुछ, मतलब बच्चों के हिसाब से आप कीजिए कि उन्हें खेल खेल में सिखाइए। तो क्या होगा, इससे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। उनकी प्रेरणाएं अलग होती हैं। उस समय हर एज में इंसान की जो मोटिवेशन होती है वो अलग अलग होती है। और जब आदमी इंसान बड़ा हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अर्निंग महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों के लिए प्रेरणा वो अलग, उनका जो मोटिवेशन है वो अलग चीज पे होता है। तो हमें उनको उसी हिसाब से शिक्षित करना चाहिए। उनके संवेगों पर को हमें ध्यान में देना चाहिए कि वो किस तरह से उनका इमोशंस, वो इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, इमोशनली क्या सोच रहे हैं। हमें उनके हिसाब से अपना जो टीचिंग पैटर्न है, जो टीचिंग टेक्निक है, उसमें चेंज करना चाहिए। बच्चे उत्सुक, सृजनात्मक होते हैं। इनमें सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। प्याजे का कहना है कि बच्चे अज्ञानी नहीं है। प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अज्ञानी नहीं है। बच्चों में क्या है कि बच्चे जो हैं उनमें सीखने की जो जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। हम बच्चे को ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा है वो खाली बर्तन नहीं है। उसमें सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति है। वो कुछ ना कुछ करके कुछ ना, आप देखेंगे बच्चा जब पैदा होता है, छोटा सा रहता है, तो वो कोई जो चीज देखे उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वो पकड़ के वो उससे सीख रहा है, उसको महसूस कर रहा है कि ये क्या चीज है। वो पकड़ के, या आप बहुत छोटे बच्चे चल के जब पैर के बल चलने लगते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी चीज को लेके मुंह में डाल लेते हैं। उससे वो टच, अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा वो किस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज क्या है। तो जो बच्चे हैं वो जन्मजात प्रवृत्ति लेके पैदा होते हैं सीखने की। उनमें सृजनात्मकता होती है, उनमें ये कौशल होता है कि वो चीजों को सीख सके। तो बच्चे बचपन से ही, मतलब जन्म से ही सीखते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बच्चे हैं खाली बर्तन है, उनमें कुछ भी कूड़े की तरह भर दो, इस तरह से हमें नहीं समझना चाहिए। बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें करके सीखने पर हमें जोर देना चाहिए। प्याजे कहते हैं कि बच्चे अज्ञानी नहीं है। प्याजे कहते हैं कि बच्चे अज्ञानी नहीं है, बच्चों बच्चों में भी ज्ञान है। हो सकता है कि उसकी मात्रा मात्रा अलग हो, उसका प्रकार अलग हो, लेकिन बच्चे बच्चे में भी ज्ञान है। ये कहते हैं बच्चे की सोच प्रकार में अलग है, हमसे हमसे बड़ों से उनकी प्रकार में अलग है, पर मात्रा में सेम है। मतलब 2 किलो अगर एक एडल्ट, एक युवा सोच रहा है तो 2 किलो बालक भी सोचेगा। लेकिन उस हो सकता है युवा जो हो वो सोच रहा हो कि किस तरह से हमारी जॉब हमको कैसे लगे, और बच्चा सोच रहा है कि हम किस तरह से खेलें, मतलब वो अपनी बॉल के साथ हम किस तरह से खेलें, अपनी डॉल के साथ हम क्या करें, वो ये सोच रहा है। खिलौनों के साथ हम कौन सी एक्टिविटी करें वो ये सोच रहा है। और बड़ा जो है वो सोच रहा है हम अर्निंग कैसे करें। तो क्वांटिटी सेम है, लेकिन जो प्रकार है वो हमारा बदल जाता है। यहाँ पे बच्चे की जो सोच है वो प्रकार में अलग है, लेकिन जो मात्रा है वो सेम रहती है। 2 किलो अगर एक बड़ा आदमी सोच रहा है तो 2 किलो बालक भी सोचेगा, लेकिन उसका खेलने में मन लग रहा है तो वो खेलने के बारे में सोचेगा, उसकी वो एज है तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। और एक जो युवा है उसको हो सकता है जॉब की चिंता हो या उसको अपनी पढ़ाई की चिंता हो। तो इस तरह से ये अलग होता है। और जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे खाली बर्तन है। जॉन लॉक के मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो खाली बर्तन है। हमें बच्चों में ज्ञान भरना चाहिए। मतलब सब अलग अलग जो वैज्ञानिक होते हैं वो अलग अलग कहते हैं, सबका अपना अपना होता है। बच्चों के वर्तमान जीवन और अनुभवों पर आधारित करके शिक्षण करना चाहिए। हमें शिक्षण किस प्रकार करना चाहिए, बच्चों का जो वर्तमान जीवन है, जो बच्चे जो इस समय अनुभव कर रहे हैं उस पे हम आधारित करके उन्हें जब कोई चीज सिखाएंगे तो क्या होगा, वो आसानी से सीखेंगे, वो उन्हें जल्दी सीखेंगे। मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो आज जो फील कर रहा है, जब हम उसको उसको बेस मान के जब उस पे हम अपनी शिक्षा को, या मतलब बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो आप मान लीजिए बच्चा जो जिस तरह से वो सोच रहा है उसी को बेस मान के आप अपनी आगे की टीचिंग करेंगे तो बच्चे का मन लगेगा, उसको समझ में आया कि हाँ मेरे ही बारे में बात हो रही है। यही तो मैं सोच रहा था।
मतलब इस तरह से जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे का जो वर्तमान जीवन है उससे उसके अनुभव पर आधारित करके हमें शिक्षण करना चाहिए। बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानना चाहिए। हमें बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानना चाहिए। हमें बच्चे को सेंटर में रख के शिक्षा देनी चाहिए। मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए बच्चा ही सब कुछ है। बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, किस तरह का वो अनुभव कर रहा है, हमारे लिए ये मायने रखता है। हम बच्चे की जो मनोदशा है उसको समझ कर उसको शिक्षित करेंगे। हमारे लिए बच्चा जो है वो बहुमूल्य है। बच्चे टीचर के हिसाब से शिक्षा नहीं करनी, हमें बच्चा जिस तरह से सीखना चाहे हमें उस तरह से उसे सिखाना चाहिए। बच्चों को उनके कौशलों के उपयोग के अवसर प्रदान करने चाहिए। हमें बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ऐसा टाइम उन्हें देना चाहिए कि जो भी उनमें कौशल हो वो उसका अधिकतम से अधिकतम प्रयोग कर सके। मान लीजिए किसी बच्चे में गायन की अच्छी क्षमता है तो हमें उन्हें हमें जो है वो जो सिंगिंग कंपटीशन करवाना चाहिए। हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपनी स्किल को और निखार सकें। मान लीजिए किसी बच्चे में डांसिंग की अच्छी स्किल है, कोई बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है तो हमें वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए, डांसिंग कंपटीशन करवानी चाहिए, ताकि बच्चों को मौका मिले और वो जो अपनी स्किल है उन्हें अपने जो कौशल है उनका अच्छे से प्रयोग कर सके, तभी वो चीजें जो है वो अच्छे से निखर पाएंगी। बच्चों को की पसंद को समर्थन देना चाहिए। हमें बच्चों की पसंद को समर्थन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोल दें, अगर बच्चा किसी चीज को पसंद कर रहा है तो हम बोल दें नहीं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो हम ये ना कहें कि नहीं स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होता, पढ़ोगे तो तभी तुम जो है अच्छा कर पाओगे अपने जीवन में, खेलोगे तो खराब हो जाओगे। ऐसा नहीं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें क्या है, जो बच्चा जो पसंद कर रहा है हमें उसी हिसाब से उसे पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए उसका इंटरेस्ट है अगर खेलने में तो हमें उसको वो उसमें प्रमोट करना चाहिए। हो सकता है वो उसमें अच्छा कर जाए और पढ़ने में हो सकता है वो ना अच्छा उतना कर प्रदर्शन कर पाए। तो हमें जो बच्चे की जो पसंद है हमें उस हिसाब से अपने शिक्षण को उसके उसके जीवन को उस हिसाब से मांझना चाहिए। उसकी उस एक्टिविटी को उस कौशल को हमें निखारना चाहिए जो उसमें है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसको वो अच्छा समझता है। हमें पूरी तरह से बच्चे को केंद्र में मान के शिक्षा देनी चाहिए। बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। बच्चा क्या सोच रहा है, किस तरह की उसकी रुचियां हैं, क्या क्षमताएं हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है अभी 10 साल का है और आप उसे 14 साल का 20 साल के बच्चों वाला ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, उसकी जो क्षमताएं हैं, बच्चा किस एज में है, इस समय उसकी किस प्रकार की उसकी भावनाएं हैं, किस तरह की उसकी रुचि है, हमें वो सब ध्यान में रख के बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चे की एक अलग पहचान होती है, अतः उन्हें अलग अलग निर्देश प्रदान करना चाहिए। हर बच्चा हर बच्चे से अलग होता है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हम आप ये नहीं सोच सकते कि सभी बच्चे समान रूप से सोचते हैं, सभी बच्चों की रुचियां एक होती हैं। ऐसा नहीं होता। सभी बच्चों की अलग अलग अपनी पहचान होती है, वो अलग अलग तरह से सोचते हैं, उनकी पसंद अलग होती है, उनकी नापसंद अलग होती है। तो हमें उन्हें उसी तरह से निर्देश देना चाहिए। हमें हर बच्चे के लिए अलग अलग निर्देश देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही डंडे से हमें सबको नहीं हाँकना चाहिए। हमें हर बच्चे के लिए अलग अलग टीचिंग जो मेथड है उनका प्रयोग करना चाहिए। उनकी जो रुचियां हैं उनके हिसाब से अपनी टीचिंग जो हमारी है उसके जो टेक्निक्स हैं उनको उसमें बदलाव करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना या विशेष शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब हमें हर बालक के लिए अलग से व्यक्तिगत मतलब उनके लिए पर्सनल शैक्षिक योजना बनानी चाहिए। उनके लिए अलग से हमें जो टीचिंग प्लान है वो बनाना चाहिए और विशेष शिक्षा का हमें प्रयोग करना चाहिए। करके सीखने पर जोर देना चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा करके सीखने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे करके सीखते हैं तो वो उसकी जो क्या उन्होंने गलतियां की वो उससे समझ पाते हैं, उन्होंने किस तरह से उसे सही किया, मतलब गलतियों से अपने को सीखते हैं। तो जब बच्चे करके सीखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो हमें जोर देना चाहिए कि बच्चे जो है उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी चाहिए कि बच्चे करके सीखें। हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौके देने चाहिए करके सीखने पर।
समस्या समाधान और सृजनात्मक, सृजनात्मक होगा यहाँ पे ज रहेगा। सृजनात्मक सोच पर जोर देना चाहिए। हमें बच्चों को इस तरह से करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी समस्या, कोई समस्या दी, आप बच्चे को खुद उस समस्या से जूझने दीजिए। जब वो उस समस्या से खुद लड़के कोई इसका जो हल निकालेगा तो वो उसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या अगर बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ हिंट दीजिए। आप पूरे प्रश्न को सॉल्व मत कीजिए, उसको कुछ हिंट प्रदान कर दीजिए। फिर वो धीरे धीरे उस आपके हिंट पे वो अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेगा। मतलब धीरे धीरे बच्चों को हमें समझाना चाहिए, उन्हें धीरे धीरे हिंट देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा स्वयं करके सीखे, अपनी जो सृजनात्मकता है उसका प्रयोग कर सके। वो खुद समस्या का जब समाधान करेगा तो वो अच्छे से चीजों को सीख पाएगा। जीवन भर सीखने और सामाजिक कौशल पर जोर देना चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि सीखने की जो उम्र है वो कभी खत्म नहीं होती। व्यक्ति जो है वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है। जो हमारे सामाजिक कौशल हैं, जब हम दुनिया में रहते हैं तो रोज कुछ ना कुछ हम हमारे जीवन में ऐसा हो घटित होता रहता है कि हम नई नई चीजें रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जीवन सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है। सामूहिक कार्य और सामाजिक कौशल के विकास में सहयोग करना चाहिए। मतलब बच्चों को समूह में सिखाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनके सामाजिक कौशल उनमें विकसित होगा। अगर बच्चे समूह में कार्य करेंगे, समूह में शिक्षण ग्रहण करेंगे, या समूह में मान लीजिए कुछ बच्चों का आप ग्रुप बना दीजिए और उन्हें कोई कार्य सौंप दीजिए, तो वो बच्चे, इससे क्या होगा, वो टीम वर्क, जो टीम फीलिंग होती है, वी फीलिंग होती है, वो उनमें डेवलप होगी। उनमें से कोई नेता बन के निकलेगा। मतलब इससे वो उनमें एक साथ काम करने की, टीम के साथ काम करने की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, वो विकसित होगी। तो हमें बच्चों को समूह में कार्य करने पर प्रेरित करना चाहिए। उनको करके सीखने पर जोर देना चाहिए। उनको समस्या का खुद समाधान ढूंढने के लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर जोर नहीं देना चाहिए। यहाँ होगा जोर। सिर्फ हमें पाठ्य पुस्तक पर ही जोर नहीं देना चाहिए। बच्चों को करके सीखने पर, उनका जो अनुभव है, उनको उनके उनके अनुभवों के हिसाब से हमें सिखाना चाहिए। उनको समस्या समाधान की स्किल, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ किताबों जो ज्ञान है उससे रट लें। हमें बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है। हमें बल्कि बच्चों में ऐसी योग्यताओं का विकास करना है कि जो बच्चे हैं वो खुद करके सीखें। जब वो खुद करके सीखेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो वो उनमें अपने आप करके सीखते समस्या से जूझने की जो उनमें क्षमता है वो विकसित होगी। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ। जब वो खुद समस्या का कोई समाधान देखेंगे, आप बच्चे को, जब बच्चा खुद से कुछ करता है ना, तो उसमें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, वो उससे करने की कोशिश करता है। तो ये है हमारे, इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।